हमेशा कहती हूँ आपके पास दो तरह के ब्रेन किलर्स होते हैं। एक ब्रेन किलर है आपके पास शुगर और दूसरा ब्रेन किलर है आपके पास वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, आई एम सो सॉरी, सनफ्लावर ऑयल, जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं। क्यों आपकी याददाश्त क्यों जाएगी? दो वजह से जाएगी। आपके दिमाग का वो एरिया, आपका सेरिबेलर कॉर्टेक्स और आपका हिप्पोकैम्पस, जिसने याददाश्त के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस इंसान की याददाश्त कितनी अच्छी होती है? जिसकी नर्व्स में एबिलिटी होती है नई नई शाखें छोड़ने की। नर्व्स की शाखों को डेंड्राइट्स कहा जाता है। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ दे लूँ खाने में, क्योंकि अभी हम एनवायरनमेंट की बात करें स्ट्रेस के अलावा, ठीक है, जो मेरी शाखें बढ़ने से रोके, इसका मतलब है मेरी याददाश्त कम हो जाएगी। शुगर, मीठा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और जो तले हुए खाने और वेजिटेबल ऑयल है, ट्रांस फैट, ये आपके दिमाग की सलाहियत छीन लेते हैं शाखें छोड़ने की। दूसरा, अगर आपके दिमाग के इन एरियाज की एट्रोफी हो जाए, एट्रोफी जी कहते हैं आसान लैंग्वेज में श्रिंकेज को, आई एम सो सॉरी, इसका साइज छोटा हो जाए आपके पास। हिप्पोकैम्पस की और सेरिबेलर कॉर्टेक्स की एट्रोफी कब होती है? जब उस एरिया में सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। उस एरिया में इन्फ्लेमेशन कौन करता है? शुगर करता है, वेजिटेबल ऑयल करता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। इसके अलावा अगर किसी इंसान, अच्छा डायबिटीज़ के पेशेंट्स की पता क्यों याददाश्त जाना शुरू हो जाती है? इसी वजह से, क्योंकि जो डायबिटिक्स होते हैं उनके ब्लड में शुगर लेवल कंसिस्टेंटली रेज्ड होता है। एक इंसान जिसके ब्लड में शुगर लेवल कंसिस्टेंटली रेज्ड है, अल्टीमेटली वो उसके सेरिबेलर एरिया की, उसके हिप्पोकैम्पस की एट्रोफी करना शुरू कर देता है। वो शुगर लेवल्स, उसके नर्व्स की एबिलिटी जो है वो मेमोरी लॉस पे शुरू हो जाता है। अच्छा ये नहीं होता आपको जो अल्जाइमर 60 साल की उम्र में हुआ है ना, अब मेरी अम्मी में भी, मैंने अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ, मेरे ख्याल से जब मामा, शी मस्ट बी 70 नाउ, 45-50 की थी, मैंने वो सिम्टम्स नोट करना शुरू कर दिए थे। देखें ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि बात करते करते एकदम मैं कहूँ ओह आपका नाम क्या था, आपका नाम फिजा था, लेकिन अगर किसी इंसान और आपको फ़ौरन याद आ जाए, वो तो आपको डेली एक्टिविटीज़ के स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको अपने घर का रास्ता भूल गया, मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ अर्ली डिमेंशिया के, अपने ही कॉलोनी में आपको अपने घर का रास्ता भूल गए, अपने घर का रास्ता बहुत ज़्यादा भूलना शुरू हो गया, या एक ऑफिस का कॉलीग जिससे आप रोज़ मिलती हैं लेकिन अब आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा और वो आपके दिमाग से बिल्कुल वॉश हो गया, इस तरह के सिम्टम्स बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आप अपनी गाड़ी की चाबी एक सर्टन एरिया में हैंग करते हैं, लेकिन अब आपको बिल्कुल याद नहीं आता कि आप अपनी गाड़ी की चाबी कहाँ पर हैंग कर रहे हैं। और एक और अल्जाइमर्स का बहुत अर्ली सिम्टम मैं आपको बताऊँ, आपको लफ्ज़ बनाने में मुश्किल होती है। ये बड़ा एक क्लासिकल किस्म का सिम्टम है, मतलब आपको दिमाग में पता है कि मैंने क्या लफ्ज़ बोलना है लेकिन डिलीवर नहीं हो पा रहा। ये बड़ा अर्ली साइन है। तो जो अल्जाइमर्स और जो डिमेंशिया इन शुगर और वेजिटेबल ऑयल्स की वजह से आपको 70 साल की उम्र में होता है ना, उसके सिम्टम 20 साल पहले शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा क्योंकि टाइम रह गया, कुछ मेन पॉइंट्स जरूर पूछूंगी, और एक आपसे ये वादा कि एक बार और आना है आपने ज़रा मेरे प्रोग्राम में बहुत जल्दी, ताकि मैं कुछ ये जो चीज़ें रह गई हैं इसको भी इलैबोरेट करवा सकूँ। तेल कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? किस पत्तों का कोई तेल ऐसा कोई जिसमें हम खाने वाने पकाएं तो ठीक है? प्लीज अगेन ऑर्गेनिक काऊ देसी घी इस्तेमाल करें, ठीक है। फ्राई भी अगर आपने करना है, जिस चीज में आप सेफली फ्राई कर सकते हैं वो देसी घी है। फिर अब उसके बाद अगेन आपका वेंडर अच्छा होना चाहिए, आपका वेंडर ईमानदार। अगर आपका वेंडर ईमानदार है आपका घी बोलेगा, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास सौते करने के लिए नारियल, आई एम सो सॉरी सारी चीजें महंगी हैं, सौते करने के लिए नारियल का तेल सबसे ज्यादा बेस्ट है। और उसके अलावा जो आपके पास के लिए थोड़ा दूसरे लफ्ज़, सौते यानी हल्का सा आपने तवे पे ऐसे ऐसे ना पकाना हो, तो उसके लिए आपके पास नारियल का तेल सबसे ज्यादा बेस्ट है। अंडा बनाना हो या इवन के रेगुलर कुकिंग के लिए भी, लेकिन डीप फ्राई के लिए हमेशा देसी घी इस्तेमाल करें, दी बेस्ट। कुकिंग के लिए भी बहुत अच्छा। और सैलड्स के लिए अगेन आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है सबके लिए। वेजिटेबल ऑयल्स का कोई फायदा नहीं है, सारे के सारे बेकार हैं। जो हमें कहा जाता है कि ये ग्रीन पत्तों का तेल ले लें, सूरजमुखी का तेल ले लें, सूरजमुखी का तेल इंतहाई फजूल है। जो आपके पास सनफ्लावर, और ये मैं आपको बता दूं कि उसमें आप ज़रा सा भी खाना तलेंगे ना, वो म्यूटेट, ऑक्सीडाइज और डैमेज होकर इतने खतरनाक कैंसर कॉजिंग चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। ना आपने कैनोला ऑयल लेना है, ना आपने तो पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था सूरजमुखी का तेल निकाल लें, पत्तों के तेल वाले तेल से खाने पकाएं। चलें जी, आपने आप हमारी यहाँ पे ये जो है ना मुसीबत साफ़ की, ठीक किया। अच्छा, मगर थोड़ी सी बढ़ा भी दी है, मगर ये कि अब इसको बैलेंस करना है, जो सुन रहे हैं वो करें भाई, बंदी के पास नॉलेज है, फ़ायदा उठाएं। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बता दीजिए कि क्या कहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हम ना करें, मतलब आप बिल्कुल सख्ती से मना करना चाहती, जो रेगुलर हो रही है पाकिस्तान में, एंड यू वांट टू मतलब एड्रेस इट, कि ये रोक दें? मीठा
मीठे को बड़ा नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, शरबत में चीनी, चाय में चीनी। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना और वो कहते हैं मैं ज़्यादा मीठा तो नहीं खाती, बस रोज़ इतनी सी आइसक्रीम और इतना सा केक खा लेती हूँ, ये ज़्यादा नहीं है। मतलब आपको मैं बता दूँ, आपका जो ब्लड है वो एक टाइम पर 1 टीस्पून से ऊपर शुगर बर्दाश्त नहीं कर सकता। डेली का ब्लड बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे ऊपर वो उसके लिए एबनॉर्मल है। अच्छा, वो टीस्पून ऑफ शुगर भी आप जितना खाना खाते हैं उसमें ऑलरेडी कुदरती तौर पे शामिल होती है। आप जो भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो आपके जिस्म को, वट एवर, फल में तो भी आपके पास शामिल है। इसलिए मैं कहती हूँ डेली 1 फ्रूट सर्विंग से ऊपर ना लें, डेली 1 फ्रूट सर्विंग से ऊपर इज़ नॉट हेल्दी। और दूसरी चीज़, फ्रुक्टेरियन होना भी हेल्दी नहीं है। फ्रुक्टेरियन होने का मतलब है कि आपकी डाइट में सिर्फ फल शामिल है और कुछ शामिल नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी। ठीक है, आपने शुगर माइनस करवाई है, माइनस बस ये कर दें। थैंक यू सो मच सहर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और अगेन आपकी अम्मी जो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे और आपको जल्दी से ये खुशियाँ मिलें कि आप अपनी अम्मी के साथ सेहतियाब अच्छी लाइफ जो है उनकी देख सकें। और मैं आखिरी में ज़रूर कहूँगी, घर पे मुर्गियाँ रखें, ख़ुद पालने की कोशिश कीजिए, ख़ुद घर में सब्जियाँ लगाइए, ख़ुद लगाना सीखिए। अगर नहीं आता, गूगल जो है हमारे पापा जी हैं, उनसे सीखिए, आजकल सब कुछ अवेलेबल है। और इस तरह की जो कोई ऐसे वेंडर्स वगैरह जो लोग आपको लगता है ऑर्गेनिक गोश्त आपको दे सकते हैं, दोस्ती यारी रखिए उन लोगों से, अपने अच्छे ऑर्गेनिक देसी बकरे वगैरह करके गोश्त खाइए, खिलाइए भी। अगर ज़िंदा रहना है, अगर आप चाहते हैं कि आप 50-60 से ऊपर की ज़िंदगी जी सके, तो अच्छा ऑर्गेनिक खाना खा के, अच्छी ग़िज़ाएँ लेके आपको अपनी इंटेक अच्छी करनी है। दूध के लिए भी कोई ऐसे लोग अपने जान पहचान के जहाँ पे आप सही वाले भैंस के दूध निकलवा सकें तो वो पीजिए, क्योंकि सहर वैसे भी डब्बे के दूध के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, ऐसी है जी। बिल्कुल। और सहर जो है, मैं इनके बारे में बता दूं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं और इतनी इन्फॉर्मेशन है इनके पास, जो अगर आप हर्बल चीज़ों के बारे में बात करें, ऑर्गेनिक चीज़ों के बात अगर आप करना चाहें, और कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी जिस्म में जाके हम जैसे बाज़ारी कोई चीज़ ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो वो क्या चीज़ हमारी बॉडी के अंदर रिएक्ट करिए, इनसे अच्छी मुझे नहीं लगता कोई डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन कोई दे सकता है। आज हमारे प्रोग्राम में हमने मधु किया है। आप लोगों के लिए कॉल करके भी पूछ सकते हैं, अगर आप अपनी डाइट में कोई ऐसी चेंज लेकर आना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके कोई हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वाई नॉट, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सहर इज़ विद अस, मतलब सहर इज़ विद यू, आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। एक मिसाल दूंगी कि गाय के दूध के लिए जो है उसको इंजेक्शंस लगाए जा रहे होते हैं, और वो जो दूध प्रोसीड हो रहा होता है आगे और वो हम पी रहे होते हैं, उसकी वजह से हम मोस्टली, यही डॉक्टर्स हमें भी कहते हैं कि जो चेहरे पे बाल निकल आते हैं और अजीब से हार्मोनल आपके चेंजेस और ये पीसीओएस के भी मसले मेरे ख्याल से सारे हर लड़की को आप अब इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं कि क्या ये दूध ठीक है, पी सकते हैं। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये। इसकी थोड़ी सी साइंस से स्टार्ट करते हैं कि इंजेक्शन किस चीज़ का लग रहा है। 2 तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो जानवरों को फीड दी जा रही है। एक प्रॉब्लम है इंजेक्शन और दूसरा प्रॉब्लम है आपके पास जो उनको फीडिंग दी जा रही है। जिस चीज़ का इंजेक्शन दिया जा रहा है ना, जो ये इंजेक्शन बड़ा फेमस है, जिसकी वजह से आप ये कहते हैं कि उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है, ये इंजेक्शन जो है ये तो पकड़ा भी नहीं जाता है, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस मज को इंजेक्शन लगाए? मैं आपको बताती हूँ, इससे नहीं पकड़ा जाता बिकॉज वो FDA से अप्रूव्ड है इंजेक्शन। बट ज़रूरी नहीं है कि, बहुत बड़ी बात करने लगी हो, जो हर चीज़ FDA से अप्रूव्ड है वो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो। जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है दैट इज़ RBGH, बोवाइन ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन। और R किस चीज़ से स्टैंड करता है? R स्टैंड करता है रिकॉम्बिनेंट से। रिकॉम्बिनेंट का क्या मतलब होता है आसान लैंग्वेज में बताती हूँ, वो चीज़ जिसको मॉडिफाई किया गया, जेनेटिकली इंजीनियरिंग, मेडिसिन और इंजीनियरिंग की टेक्निक मिला के ग्रोथ हार्मोन को मॉडिफाई करके एक बोवाइन ग्रोथ हार्मोन क्रिएट किया जाता है। ग्रोथ हार्मोन तो कोई लेमैन भी समझ देगा ना, यानी मेरे जिस्म में ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेरे जिस्म में भी, जानवर के जिस्म में भी, उसको मॉडिफाई करके इंजेक्ट किया जाता है। क्यों? अब जिस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, मेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से इस ग्रोथ हार्मोन को मॉडिफाई किया जाता है, जब गाय भैंस को लगाया जाता है तो ये उसके दूध की प्रोडक्शन 30% तक बढ़ा सकती है। तो क्यों नहीं? लेकिन जब ये उसके दूध, यानी क्यों नहीं, मैं आपको वेंडर की सोच बता रही हूँ जिसने दूध बेचना है, ठीक है। लेकिन जब आप ये इंजेक्शन उसको लगाते हैं तो 30% जब दूध की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, उसके साथ साथ इन्फेक्शंस के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। अच्छा, ये ग्रोथ हार्मोन जो है इंसान के जिस्म में भी, और मैं कुछ रिसर्च भी लाई हूँ अभी मैं बताऊंगी, इंसान के जिस्म में भी और जानवर के जिस्म में भी एक ही तरीके से एक्ट करता है। इस ग्रोथ हार्मोन ने जिगर में जाके एक और हार्मोन को इनिशिएट करना होता है जो होता है IGF-1, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। अब ये इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए फिजा, तो ये क्या करता है, इसका कैंसरस पोटेंशियल होता है। अच्छा। अगर ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए। GMO एक टाइम बम है जो आज से 20-25 साल
बाद फटेगा, और एक बम फट चुका हुआ है आपके बच्चों में। हर दूसरा बच्चा ऑटिस्टिक है, हर लड़की इनफर्टाइल है, बांझ है, हर दूसरी लड़की पीसीओएस का शिकार है। ये बम फट चुका है और ये टाइम बम 20 साल पहले क्रिएट हुआ था। जीएमओ वाला जो बम है ना, वो भी अभी 20 साल बाद फटेगा। शहर क्या ऐसा किया है हमने ऐसा क्या किया है जो इतनी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं अपने बच्चों में? हमने गॉड मेड चीजें छोड़ के ना मैन मेड चीजों को बहुत ज्यादा अपना लिया। अब होता क्या है कि आपके पास ये रिसर्च की गई है, ये मैं नहीं कहती, ये ऑथेंटिक रिसर्च कहती है कि जब गाय को ये वाला इंजेक्शन दिया जाता है तो उसका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 10% तक, 10% सॉरी 10% नहीं 10% तक आपके पास इंक्रीज करता है। जब वो इंसान लेता है, इंसान का बच्चा लेता है, छोटा या बड़ा, वो कितने परसेंट तक इंक्रीज करता है, इस पर अभी रिसर्च नहीं आई। अच्छा। ये आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव था, वैसे भी जाहिर है मैं रोज पढ़ती रहती हूँ, लेकिन आज मैं खासकर पूरी रात इसको पढ़ के आई हूँ। दूसरी चीज, जब ये वाला फैक्टर गाय को दिया जाता है उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ते हैं। अदरवाइज भी जब गाय को ब्रीड किया जा रहा होता है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, उसको डेली बेसिस पे कुछ एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अब जब ये वाला इंजेक्शन दिया जाता है उसकी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत मजीद बढ़ जाती है। अब टिका कि उसको डेली बेसिस पे एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं।